हाँ, ये पे कर ले रहे हैं। तो मैम हमारे साथ में है। सो वेलकम, वार्म वेलकम टू अनुराधा मैम। और आप नेचुरोपैथी के कुछ स्पेशल इंसाइट शेयर करिए। टॉपिक है हमारा स्टमक हीट। हेलो। यस नमस्ते। मैम, यू आर ऑडिबल। आ, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि स्टमक हीट के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि स्टमक हीट हम बोलते किसको है। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि अगर हम स्टमक हीट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम क्या बताना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं, और इसको और भी दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये है स्टमक में HCl। तो हाँ, जो स्टमक में जो HCl सीक्रेट हो रहा है वो सिर्फ हमारी परेशानियां बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है। जनरली लोग स्टमक हीट का मतलब ही एसिडिटी के लिए से समझ रहे हैं या फिर गैस्ट्राइटिस से समझ रहे हैं। नहीं, ये तो इसका विकृत रूप है, लेकिन अपने असली रूप में ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी की जठराग्नि मंद पड़ जाए, मतलब स्टमक हीट जो है वो स्लो हो जाए, तो इसे मंदाग्नि बोलते हैं। और उसके कारण हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तब असली ब्लोटिंग तो तब शुरू होती है जब हमारी स्टमक हीट कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तब मंदाग्नि हो जाती है, और तब ये सारी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। तो हमें स्टमक हीट को बैलेंस रखना है, ना उसे ज्यादा बढ़ने देना है और ना ज्यादा उसे कम कम नहीं देना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि स्टमक हीट क्या है। फिर सेकंड हम बात करेंगे कि ये बढ़ती कैसे है, और अगर बढ़ जाती है तो हम नेचुरली इसे कैसे बैलेंस करें। और फोर्थ हम बात करेंगे कि ये कम कैसे हो जाती है, और अगर कम हो जाती है तो फिर वापस हम इसे बैलेंस कैसे करें। इसलिए आज हमारे पास इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे इसके विषय हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टमक हीट क्या है। हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में GIT है, वो मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से ही हम खाना चबाते हैं। मुंह से खाना चबाने के बाद हमारा जाता है स्टमक में, और जो स्टमक है वहां से HCl सीक्रेट होता है। और वो HCl जो है वो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। हमारे खाने के साथ जो पैरासाइट्स आ गए हैं, जर्म्स आ गए हैं या पैथोजेनिक फैक्टर्स आ गए हैं, उनको मारने में हेल्प करता है। जो HCl सीक्रेट होता है उसका pH लेवल इतना ज्यादा कम होता है, 0.9। लेकिन क्योंकि हमारे मुंह का सलाइवा, म्यूकस वगैरह मिलके उसके pH को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसको 2 तक लाते हैं। लेकिन फिर भी 2 भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इस पे लोहे के ऊपर भी 2 pH वाले एसिड को डालेंगे तो वो भी गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर की जो इनर लेयर है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फिर भी नहीं गलती। अब जब हम खाना खाते हैं, अगर खाने के साथ हमने बहुत सारा पानी पी लिया, एक साथ गटागट पानी पिया पहले, फिर हमने खाना खाया, या खाना खाते खाते हमने बहुत सारा पानी पिया, तो हमने अपने स्टमक हीट को खराब कर दिया। हमने अपनी स्टमक हीट को बर्बाद कर दिया, और वो ठीक से खाना नहीं पचा पाएगी। अगर हमने खाना बेटाइम से खाना शुरू किया, कभी भी खाना खा लिया, बार बार खा लिया, तो भी हमारी स्टमक हीट बिगड़ जाती है, जनरली वो बढ़ जाती है। ज्यादा HCl सीक्रेट होने लगता है, जो एसिडिटी के रूप में हमें दिखाई देता है। फिर अगर हम बहुत टेंशन में खाना खाते हैं, जनरली
हमारे कामकाज का टेंशन तो अलग बात है, जनरली हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, और टीवी में हमने कोई ऐसा सीन देख लिया जो हमारे मन में टेंशन एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट भी हमारे स्टमक हीट पर पड़ता है, और हमारी स्टमक हीट बढ़ जाती है, हमारा HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं HCl के सिक्रेशन का जो सिग्नल है वो ब्रेन दे रहा है, और हमने ब्रेन को एंजाइटी से भर दिया, तो वो सिक्रेशन हमारा इरेगुलर हो जाता है और वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से HCl को बढ़ाने के लिए हमने किन किन चीजों को जिम्मेदार ठहराया, आप लोग चैट बॉक्स में एक बार लिख के मुझे कंफर्म कीजिए, फिर मैं आगे के बारे में बताती हूँ। हमने अपनी HCl के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए बेड टाइम खाने को जिम्मेदार ठहराया, टीवी देखते देखते खाने को जिम्मेदार ठहराया, और थर्ड पॉइंट है, अगर हमने बहुत मसाले वाला खाना खाया, उसमें बहुत सारी मिर्ची है, चिल्ली है, तो वो भी स्टमक हीट को बढ़ाती है, क्योंकि वो हीट ही है एक तरह से। जी, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। तो इस तरह से ये सारे कारण हमारे स्टमक हीट को बढ़ाते हैं, और आज के समय में स्टमक हीट बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है चाय, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, साथ में बहुत सारी दवाइयाँ। हर दवाई के साथ हमें एसिड रेगुलेटिंग मेडिसिन दी जाती है, जिससे हमारी जो बढ़ी हुई एसिड है वो रेगुलेट हो। तो इस तरह से एसिडिटी बढ़ रही है। और फिर आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, यहाँ तक कि जिनको जूस के नाम पे बेचा जाता है, मैंगो जूस वगैरह, उसमें भी आप देखेंगे एसिड रेगुलेटिंग फैक्टर मिक्स किया हुआ रहता है, क्योंकि उनको पीने से भी हमारी एसिडिटी बढ़ने वाली है। तो अगर आपको अपनी एसिडिटी को ठीक करना है, तो आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा। इरेगुलर खान पान, खाते समय चिंता, या खाने में ऐसी चीजें जो कि बहुत ही स्पाइसी हैं, बहुत ही एसिडिक है, उन चीजों से बचना पड़ेगा। चाय कॉफी से का सेवन कम से कम करें, और कार्ब कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम पिएं, और खाने के साथ ना पिएं। इस तरह से आप अपनी एसिडिटी को कम कर सकते हैं, मतलब और बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन आपकी एसिडिटी ऑलरेडी बढ़ गई है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आपकी एसिडिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो आप क्या करें जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई रुक जाए? इसमें हम नेचुरोपैथी में एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करते हैं, कि हम पेट के ऊपर मड पैक रखें, या हम हिप बाथ लें ठंडे पानी का, या फिर हम आ, आ, गीली पट्टी भी रख सकते हैं पेट पे।
हाँ, अगर आपकी एसिडिटी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मंदाग्नि हो तो भी हमें क्या करना चाहिए। तो मंदाग्नि में हम नेचुरोपैथी के हिसाब से, नेचुरोपैथी में आप वहां पे उल्टा कर देंगे। आप जब मंदाग्नि, जब एसिडिटी बढ़ी हुई है, जब हॉटनेस बढ़ी हुई है, तो आपने उसको ठंडा किया। अब जब आपकी हॉटनेस कम हो गई है, ठंडी हो गई है, तो आपको उसको जलाना है, गरम करना है। तो आप उसको हॉट, गरम सेक करेंगे। लेकिन सिर्फ गरम सेक की जगह अगर आप गरम ठंडा सेक करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप गरम सेक भी कर सकते हैं, और गरम ठंडा हॉट बैग से उस जगह को थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सेक लें, तो भी मंदाग्नि को बढ़ने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप हॉट कोल्ड पैक कर सकते हैं, जिसमें आप 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, ऐसे 4 राउंड करेंगे, और लास्ट में 3 मिनट ठंडा करके छोड़ेंगे। इस तरह से आपको मंदाग्नि के रोग में फायदा मिलेगा। अब हम क्लिंजिंग थेरेपी के हिसाब से क्या करेंगे, हम ऐसी क्या चीजें खाएंगे जिससे हमारी बढ़ी हुई एसिडिटी कम हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा एल्कालीन जो चीजें हैं उनका सेवन करना है। क्या है सबसे ज्यादा एल्कालीन इस धरती पर? हमारी मदर अर्थ ने हमारे लिए सबसे ज्यादा एल्कालीन क्या बनाया है? हरी सब्जियां, हरे पत्ते दार सब्जियां, और बाकी की हरी सब्जियां। उसमें है लौकी, लौकी है, फिर आप कुंदरी ले सकते हैं, आप कुछ पत्ते ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। इस तरह की सब्जियां आप लेके उसका ग्रीन जूस बना के पीजिए, तो वो आपकी एसिडिटी को कम करता है। शुरू में आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रीन जूस पिएंगे। शुरू में आप अबाउट 500 ml, मतलब आधा लीटर के करीब ग्रीन जूस एक हफ्ते तक पिए। तो आप देखेंगे कि आपकी इस बॉडी में जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो रिफ्लेक्स होने लगेगा, रिफ्लेक्स नहीं, वो क्लियर हो जाएगा, और आपकी एसिड रिफ्लेक्स अपने आप बंद हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बॉडी बॉडी में बहुत एनर्जेटिक लगेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ गई है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। एसिडिटी आपकी जब बढ़ेगी, सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है एसिडिक, एसिडिटी बढ़ने का? एक तो आपको बीचों बीच चेस्ट पे एक पेन फील होता है, एपिगेस्ट्रिक एरिया में। आप सो करते हैं कि मेरे बीचों बीच ब्रेथ चेस्ट रीजन में पेन हो रहा है। फिर सेकंड होता है एसिड रिफ्लक्स होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है। थर्ड होता है कि आप कुछ भी खाते हैं तो आपको जलन होती है, बेचैनी होती है, खाने का मन नहीं करता है। कई लोगों को खाना खाने के बाद इतनी ज्यादा एसिडिटी होती है कि उनको वॉमिटिंग हो जाती है। और ये एसिडिटी अगर एक लंबे समय तक चली, आपने एसिड की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, जैसे कि हम खाते हैं उमेज, रेंटेक वगैरह दवाइयाँ, जितनी भी ये टेक वाली होती है, रेंटेक और वगैरह, वो सारी दवाइयाँ हम रेगुलर बेसिस पे खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये काम किया तो क्या हो रहा है कि वो एक टेम्पररी एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है और आपको तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन आपकी जो एसिड बनने की प्रक्रिया है वो चल रही है। उसके कारण हो सकता है कि आपके स्टमक में अल्सर हो जाए। आपकी स्टमक की जो एसिड है वो ऊपर और नीचे भी जाती है। मतलब स्टमक के ऊपर क्या है? इसोफेगस, आहार नली। इसोफेगस के म्यूकस पे वो इफेक्ट करके वहां पे इरोशन कर सकती है, और अल्सर्स हो सकते हैं। वो आपकी माउथ कैविटी तक भी आ सकती है। माउथ कैविटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी गम्स ब्लीडिंग, स्मेल, छाले, मुंह के छाले, जीभ के छाले, वो सारा इफेक्ट भी आपके मुंह में आ सकता है, सिर्फ एसिड के कारण। एसिड बढ़ रही है स्टमक में, लेकिन उसका इफेक्ट आता है पूरी जगह। फिर वो अगर और बढ़ा तो आपके कानों में प्रॉब्लम, आपकी आंखों में प्रॉब्लम, और आपके सिर पे प्रॉब्लम। हमेशा आपको एक हेडेक रहेगा, हमेशा आप बेचैन रहेंगे, गुस्सा आएगा आपको, और आपके बालों पे भी इफेक्ट आएगा। आपके बाल बहुत जल्दी
सफेद हो जाएंगे, सिर्फ सफेद ही नहीं, वो झड़ने लगेंगे, बहुत पतले हो जाएंगे। ये सारे इफेक्ट्स आपके एसिडिटी के कारण आ सकते हैं। और अगर ये एसिड ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। ये एसिड आपका स्टमक से नीचे की तरफ जाएगा, डिओडिनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, फिर जेजुनम और इलियम में जाएगा। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन तक भी कंटिन्यू रह सकता है, और वो हर जगह इरोशन करेगा और अल्सर्स बनाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से गलती, आपकी मामूली सी गलती अनजाने में आप कर रहे हैं, और उसके इफेक्ट्स कितने भयंकर आ रहे हैं, और यहाँ से भी आगे एसिडिटी के सिम्टम्स जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया अपनी एसिडिटी का, उसे पूरा कंट्रोल नहीं किया, आप सिर्फ टेम्परेरी एंटासिड खा खा के उससे रिलीफ ले रहे हैं, तो फिर जैसे जेलुसिल जैसी दवाइयाँ किडनी पे भी इफेक्ट करती हैं, ये तो हमारे मेडिकल साइंस ने भी मान लिया। उसके अलावा वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो ब्लड में ना चला जाए, ब्लड का पीएच लेवल ना कम हो जाए, इसके लिए उसे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, और वो बोन से कैल्शियम को अब्जॉर्व कर लेगा, और वो कैल्शियम उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेगा। इस तरह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, हमारी पूरी बॉडी में पेन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक एसिडिटी कितने तरह के खेल आपको दिखा सकती है। तो इसका बहुत ही सस्ता और सरल उपाय है, आप घर में कीजिए। आप ग्रीन जूसेस पीजिए। वो ग्रीन जूसेस सिर्फ आपके एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, वो आपका ब्लड टॉनिक भी है, क्योंकि वो ग्रीन जूस का जो फॉर्मूला है वो आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मूले से बहुत मैच करता है, और बहुत जल्दी वो आराम से आपके ब्लड में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आप आराम से ग्रीन जूस पीजिए। वो कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं है जो आपके अफोर्ड्स के बाहर है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप उसे घर में आराम से बना सकते हैं, और अपने आप को एसिडिटी से मुक्त रख सकते हैं। तो इस तरह से दो सिंपल ट्रिक से आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पेट पे मड पैक या कोई भी ठंडा ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, और दूसरा आप ग्रीन जूसेस पी के। और हम बात कर रहे थे कि एसिडिटी बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एसिडिटी अगर आपके शरीर में कम हो गई है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग इस तरह से ही की थी कि आपको अगर मंदाग्नि है तो आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, खाना सड़ने लगेगा, और एसिडिटी और गैस, एसिडिटी की नहीं फीलिंग होगी, आपको गैस हो जाएगी, और वो गैस आपके ब्लड में भी जा सकती है, आपके शरीर के हर हर एक पोर में जा सकती है, आपको टिश्यू लेवल पर गैस की फीलिंग हो सकती है। बॉडी के जिस पार्ट में आप दबाएंगे वहां से आपकी मुंह से गैस निकलेगी। बहुत ही भयंकर वाली स्थिति होती है ये, कि आप इतने बेचैन हो जाएंगे कि जिसका कोई वो तोड़ नहीं रहेगा, आपके पास कोई दवाई नहीं है इसके लिए। लेकिन अगर आप अपने को स्टमक हीट को वापस बैलेंस करते हैं, आप ज्यादा पानी नहीं पीते हैं खाते समय, पानी आपको पीना है लेकिन खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद, खाते समय आप पानी का बैलेंस बना के रखते हैं, और अपने खाने के टाइम पे खाना खाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, और कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी बैलेंस एसिड को बैलेंस कर सकते हैं। एसिड मंदाग्नि को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर के पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जो कि आपको इसके बाद खुशबू मैडम समझाएंगी, और आप अगर उसको करते हैं तो आप अपनी एसिड को कम भी कर सकते हैं, और कम हुई एसिड को यानी कि मंदाग्नि को भी आप ठीक करके नॉर्मल पे ला सकते हैं। और अब खुशबू मैडम जी का टाइम है, वो आपका सेशन लेंगे। क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे लास्ट में।
तो आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? राइट इन द चैट बॉक्स यस इफ आई एम ऑडिबल। थैंक यू। बहुत कम आवाज आ रही है, ओके। तो आज का ये जो टॉपिक है, थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, बहुत ही अच्छी तरीका से प्रिसाइज वे में उन्होंने समझाया एसिडिटी कैसे होती है और क्या खाने पीने की वजह से हमारी क्या मिस्टेक्स होते हैं, पानी पीना हमारे लिए कितना जरूरी है और पानी हमें कब और कितना पीना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय हम पिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं मैम ने बताया, थैंक यू सो मच। नाउ गुड बॉयज, ओके, थैंक यू। अब हम ये समझेंगे कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम थोड़ा सा समझते हैं एनाटॉमिकली, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बताइए। थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। माउथ, वेरी गुड मनीषा जी, ग्रेट। साक्षी जी, थैंक यू। सो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, सबको पता है, एवरीवन इज स्मार्ट हियर, सबको पता है कि हमारा डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। और माउथ से लेकर हमारे मल द्वार तक एक पाइप रहता है जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है ना। माउथ से शुरू होता है और हमारे मल द्वार पे आके जाके खत्म हो जाता है। और उसके बीच में हमारे सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टमक का, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, पैंक्रियास का, स्प्लीन का, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन का इंपॉर्टेंस है। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और थोड़ा सा नॉलेज इस पे हम गेन करते हैं। फर्स्ट काम है हमारा फूड को ब्रेक डाउन करना। तो ये हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली ऑटोमेटिक फिट रहेंगे। दूसरा चीज है कि अगर हमें कोई बात भी समझनी हो, तब लोग कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी बात हमें समझानी हो तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के बताओ, धीरे धीरे बताओ। उसी प्रकार से हमारा फूड डाइजेशन के लिए भी हमें खाने को चबा चबा के खाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उसको तोड़ तोड़ के खाए, ताकि वो हमारे फूड पाइप से बहुत आसानी से, बहुत आराम से नीचे जो बॉवल बनता है वो आराम से फूड पाइप के थ्रू ट्रेवल कर सके, ठीक है ना। और सलाइवा से खाने बहुत अच्छा से मिक्स करें, कैसे खाना है, किस तरह से खाना है। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें टीवी देखते हुए नहीं खाना है, कुछ विचार रखते हुए नहीं खाना है, नेगेटिव थॉट्स अगर हम टीवी में देख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिससे हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमने ये सीखा। बट खाने को चबा के खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे ओवरऑल जब वो खाना हमारे एलिमेंट्री कैनल से, हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक में जा रहा है, तो स्टमक का काम थोड़ा सा हल्का हो जाए, कम हो जाए, उसको मेहनत कम करना पड़े। दूसरा चीज है, अगर हम प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होता है तब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी प्रॉपर तरीके से जाता है, और हमारे जो 8 धातुएं हैं, जैसे हम एक्यूप्रेशर में जब हम पढ़ते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्ल, तो ये 8 चीजों का कनेक्शन हमारे फूड से है। खाने से रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्ल, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, सो चीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे सिर्फ हमारा हाजमा ही नहीं बिगड़ता है, मतलब हमारा डाइजेशन ही नहीं बिगड़ता है अगर हम च्यू सही तरीका से नहीं करते, इससे हमारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम खाना सही तरीका से चबाते हैं तो हम बहुत सारे और भी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे कि अगर हम खाना नहीं चबा रहे तो सही तरीके से, तो हमारे दांतों के भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा टीथ रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों रिलेटेड प्रॉब्लम, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्टमक हीट अगर बढ़ जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो हमारी स्टमक हीट बढ़ने से हमारे मुंह में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि इनडाइजेशन की वजह से अगर स्टमक हीट बढ़ती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मुंह से स्मेल आना, ठीक है, या फिर मुंह में अल्सर्स हो जाना, छाले हो जाना, जीभ में छाले हो जाना, पायरिया, दांतों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे फूड
कैसे चबा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारा ओवरऑल डाइजेशन पे भी वो पूरा डिपेंड करता है। सो अगर हम अपने माउथ का ट्रीटमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम जब हम बात कर रहे थे कि खाना डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, तो हम क्यों ना माउथ से ही ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करें। तो अगर माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर मुंह में छाले हो, दांत में दर्द हो, दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या जीभ में छाले हो, या मुंह से अगर स्मेल आती हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, तो जब हम एक्यूप्रेशर की क्लासेस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारा फेस का कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो जिस तरह से हम अपना यहाँ पे फेस ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे माउथ का है। तो इससे हमारे मुंह से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है, अल्सर्स, टंग में अगर अल्सर हो, या फिर मुंह से दुर्गंध आती हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, या दांतों की समस्या हो, उस केस में हम इस तरह से मेथी स्ट्रिप बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये मैंने मेथी स्ट्रिप एक बना के रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने माउथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डील कर सकते हैं। तभी तो हम सही तरीके से चबा पाएंगे। अगर दांतों की समस्या हो तो खाना हम चबा नहीं पाएंगे सही से। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं माउथ का, जो कि हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हो, और उसके ऊपर आप मेथी की स्ट्रिप लगाइए। मेथी स्ट्रिप आप रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए। जब आप मेथी स्ट्रिप लगाए तो यहाँ पे धीरे धीरे आप यहाँ पे हल्की हल्के तरह से प्रेस भी करते रहें। हल्का हल्का प्रेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ट्रीटमेंट आप अपने दोनों ही हाथों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैम ने पानी पीने से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे डाइजेशन को बहुत इफेक्ट करता है। बट उसमें एक और छोटा सा चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। अगर खाने के, जैसे हम सुनते हैं, जिसके हम खाना खाने के पहले अगर हम 1 या 2 घूंट पानी पिए, अगर किसी को पानी पीने का मन है तो वो 1-2 घूंट पिए, और खाना खाने के बाद भी नो पिक्चर, अच्छा, और खाना खाने के बाद भी 1-2 घूंट पिए, ठीक है ना। ड्रिंकिंग सम वाटर जस्ट बिफोर फूड, मतलब 1-2 घूंट, और खाना खाने के बाद 1-2 घूंट, बस इतना ही पानी, ठीक है, जिसे हम अजवन कहते हैं। ओके, आयुर्वेद में इसे अजवन कहते हैं। पिक्चर, नो शेयरिंग, नो पिक्चर। अच्छा, can you all see me? Am I visible? Okay, great. अच्छा, ठीक है, उसे अच्छा, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं तो मुझे पढ़ाने में काफी आसानी होगी, ताकि मैं देख पाऊँ। आज जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी आपको देखूं तो अच्छा रहेगा ना, क्लास समझाने में बहुत आसानी रहती है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है न्यूरिशमेंट ऑफ योर ब्लड, ठीक है। तो खाना जब स्टमक, फूड पाइप से, माउथ से होकर, फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में जाता है, तो डाइजेशन हो रहा है। अब उस खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी छोटी आंत, जैसे मैंने बताया था, ऑर्गन्स जो जो इंपॉर्टेंट है हमारा खाना डाइजेशन के लिए, दैट इज हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास। ये मेन ऑर्गन्स है जो हमारे फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब ब्लड में अगर न्यूरिशमेंट सही तरीका से नहीं जाता है, तो अगेन दिस में क्रिएट टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम 10 एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तप। और हर फिंगर को, हर एलिमेंट को हम एक फिंगर में प्लॉट करते हैं। हर एक ऑर्गन्स को हम फिंगर के जॉइंट्स में प्लॉट करते हैं। ये डिटेल्स में हम अपनी क्लासेस में समझाते हैं, तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। तो आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने सारे ऑर्गन्स को हम अपने हर एक फिंगर जॉइंट्स में प्लॉट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो हमारी फिंगर है वो है हमारी
राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, आप लोग ध्यान से सुनिए, राइट हैंड स्मॉल फिंगर। राइट हैंड स्मॉल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है इसे हम वात जॉइंट कहते हैं। तो दिस इज द जॉइंट फॉर योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आप क्या कर सकते हो, इस जॉइंट को बहुत अच्छे से प्रेस कर सकते हो, इस तरह से प्रेस करो और इस तरह से अगेन एक मेथी स्ट्रिप लेके, ये एक मेथी स्ट्रिप है, आप इस जॉइंट में लगा सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस और बेटर वे में हो, हमारे ब्लड में जो पोषण है वो और सही तरीका से जाए, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रीटमेंट। लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, दैट इज वात जॉइंट। और बेटर वे में और अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के जो जॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो जॉइंट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर वो है हमारे राइट हैंड का स्मॉल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट। अगेन दिस इज वात जॉइंट। तो ध्यान से सुन लीजिए, राइट हैंड स्मॉल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, इसमें आप फिर से इसी तरह से मेथी पट्टी आप लगा सकते हो। तो हमने ट्रीटमेंट किया अपने माउथ का, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का और अपने लार्ज इंटेस्टाइन का। बट अभी एक और ऑर्गन जो रह गया है दैट इज स्टमक। तो पहला मैंने किया अपने लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर फर्स्ट जॉइंट, राइट हैंड, और एक जो आप कर सकते हो अपने रिंग फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, अगेन रिंग फिंगर फर्स्ट जॉइंट, दैट इज वात जॉइंट। तो दिस जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर स्टमक। So you have treated your mouth, small intestine, large intestine and your stomach. Right hand ring finger first joint. तो सेम मेथी पट्टी आप इसी तरह से अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में लगा सकते हो। तो जैसे मैंने मेथी पट्टी पहले से बना के रखी थी, अभी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो दिस इज एक्यूप्रेशर टेप, माइक्रोपोर टेप। दिस इज ए माइक्रोपोर टेप और मेरे पास मेथी सीड्स है। तो मेथी सीड्स में लेके अपने राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट में मैं ऐसे लगा लूंगी। दिस वे आई एम ट्रीटिंग माय स्टमक। ऑल स्टमक रिलेटेड इशू, ऑल डाइजेशन रिलेटेड इशू, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, यू कैन ट्रीट बाय ट्रीटिंग दिस 3 जॉइंट्स। साथ ही साथ में आप कलर थेरेपी भी कर सकते हो, जो कि हमने अपनी एसिडिटी वाली क्लास में शेयर किया था, फिर से मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखो इस तरह से आपको लगा के इसे हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। पॉइंट्स को आप रात को हटाइए और लगाइए और सुबह इसे हटा लीजिए। तो 3 जॉइंट्स है, आप लोग फिर से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो 3 जॉइंट्स का मैंने ट्रीटमेंट किया। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जो कि खाना को नीचे पहुंचाने में मदद करता है, उस मूवमेंट को ठीक करने में भी ये हेल्प करेगा। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे कि एक कलर थेरेपी प्रोटोकॉल जो कि ओवरऑल गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अच्छा ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर किया ये दोनों स्मॉल फिंगर के जॉइंट्स में, दोनों जॉइंट्स में, ये कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज अगेन ए डाइजेशन इशू, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग द कलर थेरेपी प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही आसान सी कलर थेरेपी प्रोटोकॉल है, बट वेरी इफेक्टिव प्रोटोकॉल फॉर कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। तो जिसको बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और बहुत सालों से वो दवाइयों पे रह रहे या मेडिसिन ले रहे हैं, गैस की मेडिसिन ले रहे हैं या एसिडिटी है, छाती में जलन, तो उस केस में आप इन तीनों जॉइंट्स में मेथी की पट्टी लगाओ और ये कलर थेरेपी करो। इसमें बेसिकली 3 कलर्स हम यूज किए हैं, वायलेट, लाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर। पॉइंट्स आप देखो, पॉइंट नंबर 1 दैट इज वायलेट कलर, और ये जो ट्रीटमेंट है दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड ओनली। ये ट्रीटमेंट सिर्फ लेफ्ट हैंड में होगा। ये चक्रास के कलर्स है, अकॉर्डिंगली हमने इसमें यहाँ पे कलर थेरेपी बताया है। सेकेंड जो है दैट इज लाइट ब्लू, थर्ड एंड फोर्थ इज ग्रीन कलर। तो आप चाहे तो ये चारों कलर्स लगा सकते हो, चारों पॉइंट्स में कलर लगा लो। और अगर किसी को सिर्फ गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यू है और वो अगर चाहते हैं कि इतने सारे कलर्स नहीं लगा पा रहे, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगाओ, एटलीस्ट इधर ग्रीन कलर लगाओ, दैट इज नंबर 3।
ये ग्रीन कलर तो लगाइए, एवरी डे लगाइए। जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है नहीं है तभी भी आप लगा सकते हो, माइनर अगर प्रॉब्लम है इन दैट केस ऑल्सो आप लगा सकते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर थेरेपी प्रोटोकॉल फॉर गैस। ओके, वन मोर प्रोटोकॉल आई एम गोइंग टू शेयर। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो लोग नोट डाउन करके रखिए, क्लास के अंत में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही आप पूछिएगा। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर थेरेपी प्रोटोकॉल, जो कि अगेन आप फिंगर्स में कर सकते हो। पिक्चर जब दिखाते हैं ना, ऐसे मैं यहाँ पे करके भी दिखा सकती हूँ, जब हम पिक्चर्स दिखाते हैं तो आपको समझने में आसानी रहती है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? So this is again a very important color therapy protocol to treat chronic acidity, gas, indigestion। क्या करना है, अपनी थंब, अपनी स्मॉल फिंगर और अपनी मिडिल, अपना इंडेक्स फिंगर, 3 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, योर थंब एंड योर स्मॉल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स के मिडिल जॉइंट में। पहले हमने खाली ट्रीटमेंट किया था अपने फर्स्ट जॉइंट पे, अब हम करेंगे अपने मिडिल जॉइंट का ट्रीटमेंट। मिडिल जॉइंट में आपको ग्रीन कलर करना है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली स्टमक हीट, अगर पेट में गर्मी हो, एसिडिटी हो, गैस हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में आप इस कलर थेरेपी को भी आजमा सकते हैं। दिस इज वेरी गुड कलर थेरेपी प्रोटोकॉल फॉर एसिडिटी, स्पेसिफिकली फॉर एसिडिटी, ठीक है? तो पित्त अगर बॉडी में बढ़ जाती है एसिडिटी में, तो इन दैट केस तो हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जब बात करते हैं तो ये हमारा पित्त जॉइंट है, बीच वाला। तो इस पित्त जॉइंट में आप तीनों जॉइंट्स में ग्रीन कलर कर सकते हैं। दोनों हाथ में ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट बायलैटरल है, आप दोनों हाथ में करिए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि मैम आईबीएस का ट्रीटमेंट बताए। तो आईबीएस अगेन एक बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है, इसको हमारी क्लासेस में हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बट इसका कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, आईबीएस के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे इसके सिम्टम्स भी होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। बट आप बेसिकली इस ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं, जो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया पॉइंट, इसमें आप दोनों में मेथी की पट्टी लगा सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिक थिंग्स है जो हम आज डिस्कस किए। अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है वो लोग, आप लोग, मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, एक एक करके आप लोग कुछ जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो। मैम हमारे साथ में है। मैंने ऑप्शन दिया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन। मैम प्लीज। यस यस, स्वाति जी, स्वाति जोशी। कितने समय तक ट्रीटमेंट करनी है? ट्रीटमेंट हमें बेसिकली आप डिपेंड करता है, कम से कम 15-20 दिन तो आप इसको जरूर करिए, रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए। अगर छोटे प्रॉब्लम्स है, अगर डिजीज 2 तरह की होती है, कोई भी आई आल्सो वांट टू क्वेश्चन। एक्यूट एंड क्रोनिक। अगर एक्यूट है मतलब कुछ दिनों से ही है प्रॉब्लम, कुछ खाने की वजह से हो गए, और तो उस केस में आप कभी कभी तो 1-2 दिन में रिलीफ आ जाता है। और अगर क्रोनिक है तो आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये बेसिक जनरलाइज ट्रीटमेंट हमने शेयर किया है, नॉट स्पेसिफिक। जनरल ट्रीटमेंट है जो कि सब कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराना चाहे तो देयर आर स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स प्लस देयर आर डिटॉक्स थेरेपीज। ओके, सो रेखा जी ने रेज हैंड किया। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम पाइल्स ग्रीन के जूस, लिए ग्रीन जूस कैसे बनाते हैं? ग्रीन जूस के कैसे बनाते हैं तो वो तो मैम हमारे जो डिटॉक्स की क्लासेस हुई उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उसको यूट्यूब में देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोलिए। आज मैम के पाइल्स या टॉपिक फिशर के लिए, जी, पाइल्स या फिशर के लिए वो बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए कॉन्स्टिपेशन की वजह से।
देखिए कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक इट्स ए सिम्टम, ठीक है। अगेन तो इस ये कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है बताइए? कॉन्स्टिपेशन कब होता है? अचानक से डाइजेस्टिव हो जाता है या टाइम्स बहुत समय लगाता है कॉन्स्टिपेशन होने में? टाइम लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है उस वजह से भी शायद। हाँ, तो ओवरऑल डाइजेस्टिव फाइबर सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। फाइबर फाइबर ना लेने के कारण। हाँ कॉन्स्टिपेशन कब होता है? कॉन्स्टिपेशन ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम हमें टू प्रॉपर टाइम खाना नहीं खाते हैं। ओके। सही है। नहीं, वो भी बहुत रीजन है, उसके साथ और भी बहुत पानी सारे reasons हैं। हमारा एक पानी नहीं कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा पानी वीडियो कम है, पीने से। देखने के लिए बोलो। जस्ट पानी नहीं पीते हैं टाइम एक से। मिनट, मैम कह रही है कुछ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर और डिटेल्स में और अच्छे से जानना है अगर आपको, तो हमारा इसमें मैम का एक बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है ना। तो वो यूट्यूब में भी मैंने शेयर किया है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोग उससे जूझते हैं, ठीक है Yes, ना। ma'am. तो आप चाहे आप मैं ग्रुप में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। और साथ साथ में ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया उसको भी करिए आप, ठीक है। यस यस। ये पाइल्स के लिए मैम क्या पॉइंट रहता है? अगेन पाइल्स के भी ये है ना, पाइल्स कम्स आफ्टर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। पाइल्स उसका कॉन्स्टिपेशन का सेकेंड और बाद वाला स्टेज है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये करिए, साथ ही साथ में देखिए डिटॉक्स एंड ऑल अदर थेरेपीज है। एक्यूप्रेशर में पाइल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय अ सिंगल पॉइंट। अगेन सिर्फ एक दो पॉइंट से पाइल्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इट्स अ 360 डिग्री प्रोसेस। अगेन यू हैव टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोटोकॉल। तो आप और उसके लिए हमें आपके रिपोर्ट्स देख के समझना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तभी हम उसका ट्रीटमेंट बता पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं सोनोग्राफी करवाई, ट्रीटमेंट कर दूंगी। स्टमक की सोनोग्राफी करवाई, वो तो मतलब नेगेटिव है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है मैम, अनुराधा जी वो क्या समझना चाह रही है, देखिए। आप बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, स्टमक का सोनोग्राफी वगैरह करवाया पर बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहता है और अभी 10 दिन से पाइल्स या फिशर क्या बोलते हैं वो, उसकी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कॉन्स्टिपेशन आपका क्यों रहता है वो तो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा कि क्या कारण है। आज का सेशन बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। कॉन्स्टिपेशन देखिए, आप हो सकता है कि आप खाना ही ठीक से नहीं खा रहे, उसमें फाइबर है ही नहीं, पानी कम पी रहे हैं, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप यस मैम। फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन पे ही फोकस कीजिए, पेट के ऊपर। अगर आपका पेट गर्म है, चेक कीजिए, उसके ऊपर गीली पट्टी रखिए, ठंडा होगा तो वो आपका जो पॉटी होती है वो क्या सूखी हुई होती है, ड्राई यस होती है, मैम। हार्ड यस होती है। यस। तो हो सकता है कि स्टमक हीट ही उसका मेन रीजन है। तो आप उसको पहले दूर करने की कोशिश कीजिए, ग्रीन जूस पीजिए, उसमें आंवला मैनली मिलाइए, आपका ओके। पेट अच्छा साफ होगा। और एक चीज मैंने अपने उस वीडियो में बताई थी, कॉन्स्टिपेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें अमलतास के बारे में बात की थी। वो तो एक बार लिया था, पर उसका टेस्ट बहुत ही नहीं, उसको शरबत जैसा बनाना पड़ेगा आपको। आप पानी में घोल के उसमें नमक, जीरा, गोल मिर्च वगैरह खट्टे डालेंगे जैसा तो आता है, वो लिया था एक बार। हाँ, उसको आप शरबत जैसा बना लीजिए, पानी में हम्म। घोल के उसमें नमक, जीरा वगैरह डाल के फिर पीजिए, तो इतना खराब नहीं लगता है। और उस तरह से अगर आप कॉन्स्टिपेशन अपना कम कर देंगे तो पाइल्स ऑटोमेटिक ठीक होगा। पाइल्स के लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है, लेकिन एकदम अनट्रेन्ड आदमी को समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप सिंपल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आप पाइल्स वाली जगह पे मट लगाइए, मट पैक कीजिए। तो मट बट पैक लगाने से भी वो पाइल्स जो है वो कम हो जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी। छाछ भी पीते हैं ना। हेलो वंशिका, कम हियर। हेलो। जैसे मैम ने कहा कि पाइल्स वाले जगह पे मड भी लगा सकते हैं, मड पैक, ठीक है। दूसरा है, और जैसे उन्होंने और एक चीज कहा कि अनट्रेन लोगों को मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऑनलाइन में, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, ठीक है, और थोड़े बहुत भी अगर आप खुद सीख कर ट्रीटमेंट करते हो, तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। हम आपसे प्रोटोकॉल शेयर कर लेंगे, बट उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आप उसको थोड़ा सा सीख कर अगर करते हो तो आपका ट्रीटमेंट आप बहुत बेटर वे में कर सकते हो। ओके।
यस मैम, गेहूं की रोटी ज्यादा खाने से होता है क्या ऐसा? गेहूं की रोटी, अगर आप मील का आटा नहीं खाते हो, चौकोर समेत आटे की रोटी खाते हो, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और रोटी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आप सब्जी और रोटी का कॉम्बिनेशन कितना रखें, वो फॉर्मूला आप जरूर इस्तेमाल करें। मतलब आप आलू अगर खा रहे हो तो आप मानो कि वो आप रोटी है आपकी। आलू की सब्जी से अगर आप रोटी खाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन आप यस। हरी सब्जियां खा रहे हो, पालक खा रहे हो, या मिक्स सारी सब्जियां खा रहे हो, तोरू, लौकी, पटल सब मिला के खा रहे हो विथ फाइबर, और साथ में रोटी खा रहे हो, तो वो ठीक है, वो आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। तो और सब्जी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोटी खा रहे हो 4, सब्जी खा रहे हो 1 कटोरी, तो वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन होगा, सब्जी नाम मात्र की रहेगी, उससे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको खाना है कम से कम 50-50 का कॉम्बिनेशन रखो आप, कि 50% सब्जी खा रहे हो, 50% रोटी खा रहे हो, तो आप देखोगे कि अपने आप पेट साफ होने लगेगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। और आपका वेट भी उससे अपने आप लूज होने लगेगा, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो आपको विटामिन मिनरल्स भी ज्यादा मिलेंगे। यस मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? मैम एक चीज कंफर्म कर दो, जो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया था वो लेफ्ट हैंड का बताया था, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर? स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेफ्ट हैंड एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज राइट हैंड। ओके ओके मैम। एनी क्वेश्चंस? या हाँ जी। हेलो मैम। हेलो यस, मैम। और वंशिका, मैम मैम हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मुझे पूछना है, वो मड पैक कैसे बनाते हैं? वो हमारा वेबिनार में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, वेबिनार का वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। वेबिनार का लिंक सेंड करोगे ना आप? ओके, मैं ग्रुप में, आप ग्रुप में हो? हाँ हाँ हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगी एक बार। नहीं शायद मैं नहीं हूँ, मैंने ओके, ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा नंबर है, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए। आई आपको एम लिंक कहाँ से शेयरिंग, मिला ये? हाँ। दिस इज माय एंड नंबर। मैम आप मुझे एक मैसेज करिए और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी मैं इसका। ठीक है? ओके। एंड मैम मुझे ये भी पूछना था कि ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं लाइक पालक, मेथी, वो सब, तो उससे गैस होती है क्या? अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, वो पचा नहीं पा रहा है उसको, तो गैस करेगा। गैस होती है तो वो अवॉइड करना ठीक है या खाना ठीक नहीं, है? तो आपका तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है ना, आपको तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कब तक नहीं खाओगे? क्योंकि मैं फिलहाल एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो वो डॉक्टर बोले कि मुझे ये सब बंद करना है, तो मैं वो हाँ, खान। कुछ दिनों के लिए वो बंद करेंगे, तब तक वो आप शायद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ओके 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 मैम। ओके। और कोई क्वेश्चंस किसी को? अच्छा, कोई एक जन का सवाल है कि टेप कौन सा यूज करना है। दिस इज अ माइक्रोपोर टेप, एक्यूप्रेशर की टेप होती है जो कि कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह के 2 साइजेस आते हैं माइक्रोपोर टेप के। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो, पेपर टेप भी बोलते हैं इसे। हेलो। हाँ। मैम मैं पूछ रही थी। हेलो। हाँ, पूछिए। हाँ, इससे अपन ग्रीन जूस लेना है अपने को, तो खाली पेट ही लेना अच्छा रहेगा कि उसको शाम में और दोपहर में ऐसे ले नहीं नहीं, सकते हैं? ग्रीन जूस का एक नियम है, जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि सलाद या फल हमें दोपहर तक खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो दोपहर तक ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो आप ग्रीन जूस में इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो कितने लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हाँ वही। 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ग्रीन जूस पी लो। आप, हो सकता है कि अगर आधा लीटर ग्रीन जूस पीने से आपको भूख ना लगे और आप ब्रेकफास्ट ना कर पाओ, तो ओके, आप ब्रेकफास्ट मत करो, खाली ग्रीन जूस पी लो 12 बजे तक, और उसके बाद आप डायरेक्ट लंच कर लो। ओके। खाली पेट ही, चाय वाय नहीं, चाय वाय नहीं ले चाय सकते? अगर आप पीने की आपको आदत है तो आप थोड़ी सी चाय पी भी लोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलने से भी लोग पी लेंगे। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा, देखो हमेशा क्या होता है, नेचुरोपैथी इसलिए बदनाम हो गया कि नेचुरोपैथी में हमेशा हमें ये बताया जाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन फोकस हमें ये करना है कि हमें क्या क्या करना है। तो अगर हाँ। हम ग्रीन जूस रेगुलरली पीते हैं तो वो थोड़ी बहुत चाय को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो।
मेरा क्या है कि मैं जैसे जैसे फास्ट करती हूँ तो डाइजेशन सिस्टम दूसरे दिन ही खराब हो जाता है। पहले दिन 2 दिन का फास्ट कभी आया, जैसे एकादशी आ गया, प्रदोष आ गया, हाँ, तो आप तो फास्ट करते हो लोग तो क्या खाते हो उस दिन? फल फ्रूट लेते हैं, और प्रदोष में तो कुछ नहीं लेते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। और एकादशी में थोड़ा सा तड़का ले लेते हैं, जैसे भी नमक मिर्ची का, जैसे हम्म सिंगाड़े की रोटी वगैरह, आलू की रोटी। हाँ, तो अगर आप फास्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम आप फ्रूट्स पे ही रहो, आप दूसरी चीजें मत खाओ। और सेकंड पॉइंट है कि उस दिन एनिमा लेने की कोशिश करो। अगर आपने एनिमा लेके अपने पेट को साफ कर लिया फास्ट वाले दिन, तो सेकंड डे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। इसका कोई वीडियो वगैरह है? एनिमा के आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद। ओके। क्योंकि मेरे को ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, हाँ, और वो ऐसे भी फास्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट को आधा अधूरा कर रहे हैं। फास्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हमें ठीक कर सकती है, लेकिन हमें ठीक से मालूम नहीं कि हमें फास्ट करना कैसे है। वो जो कारण है वो हमारे फास्ट को बिगाड़ देता है, हमारी मेहनत को पानी फेर देता है। जैसे फास्ट आप बोल रहे हो, तो जैसे मैं करती हूँ फास्ट, तो कैसे मतलब उसको क्या क्या उसको डाइट ले सकते हैं? मैं फल फ्रूट पे ही करती हूँ पूरा दिन, कुछ नहीं लेती हूँ। तो फल फ्रूट में क्या क्या किस फास्ट के किस ऊपर टाइम? हम फिर से एक दिन क्लास करेंगे, उसको पूरा समझाना पड़ेगा, तो लंबा खींचेगा, वो एक दिन की क्लास ले। ठीक है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हेलो। हेलो मैम, मोनिका बंसल, पारुल बंसल के नाम से है। आप बोलिए। जी मैम, मुझे ना इंटेस्टाइन हर्निया है, तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग सी रहने लगी, पहले नहीं थी। साल से बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, वो फूली रहती है, वो दिखती भी है मेरे को। इंटेस्टाइन हार्निया मतलब कहाँ का है, क्या बोलते हैं डॉक्टर उसको? आफ्टर सी सेक्शन हुआ था, तो नेवल के आसपास जो जो सी सेक्शन में अच्छा। कट लगता है ना नेवल के नीचे, तो वहां से हाँ, वहां से इंटेस्टाइन निकल गया है। टूर होके मैम बाहर है, तो गुच्छा बना हुआ है। अगर सर्जरी में तो रिस्की बताया, तो वो स्वेलिंग रहने लगी। पहले सूजती नहीं थी, पहले नॉर्मल साइज था, अब स्वेलिंग रहती, खाने के कारण ये है। उसके लिए पूरा एक्यूप्रेशर का एक लंबा ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, वो मैडम नेचुरोपैथी में उसका खाने कोई में क्या हो ट्रीटमेंट नहीं सकता है। है कि खाना कम थोड़ा बहुत जैसे खा लेते, तो उसी से स्वेलिंग आ रही है। आप उस पे एक बार गरम ठंडा सेक करके देखो, उससे आपको आराम मिलता है क्या? कॉटन ठीक है मैम, वेट क्लॉथ का बता दो मैम। तो कॉटन का वो टॉवल लेना है कि कुछ कॉटन क्लॉथ लेना है जो वेट पैक रख रहे हैं? नहीं, ठंडा के लिए आपको कॉटन का टॉवल लेना है और एक टोपिए में ठंडा पानी लेना है, गर्म के लिए हॉट बैग लेना है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। इंटेस्टिनल हर्निया में जैसे मैम ने बताया, एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और बट लेकिन थोड़े लंबे समय तक चलता है ये ट्रीटमेंट। ठीक है। हाँ जी और मैम। इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप ये खुद भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज का जरूरत है। ठीक है। तो आप हमारे क्लासेस में रेगुलर जुड़ते रहिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता रहेगा, अकॉर्डिंगली आप चाहो तो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो फिर। ठीक है मैम, ओके, ओके। थैंक यू। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चंस? तो हम लोग फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं। और अगर किसी को और ज्यादा बेटर वे में सीखना है, तो वो हमारे नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर की क्लासेस है, अपकमिंग क्लासेस है, आप लोग चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स जो है आई विल शेयर इन ग्रुप। ओके। तो आप बहुत ही बेटर वे में अपना और अपने प्रियजनों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। और हम इस तरह की क्लासेस रेगुलर वे में लेते रहेंगे। और कुछ बहुत स्पेशल